नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम नागर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, और जहाँ पे यूनिट की बात हो रही है, जहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है, जहाँ पे किसी कमर्शियल प्रीमाइसेस की बात हो रही है, जहाँ पे कोई पोजीशन की बात हो रही है, डेवलपर्स की बात हो रही है, प्रमोटर्स की बात हो रही है, बिल्डर्स की बात हो रही है, वैसे चीजें हम कवर किया करते हैं। रियल एस्टेट के मैटर्स भी हम कवर किया करते हैं, और ऐसे जजमेंट्स जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करे, आपके लिए एक गाइडेंस बने, प्रेसिडेंस बने, ऐसी चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही जजमेंट है, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे हमें ये मालूम चलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा कि जहां आप फ्लैट्स ले लेते हैं, अपने पर्सनल यूज करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए यूज करते हैं, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, और केसेस जहां पे डेवलपर आपसे काफी सारे पैसे की उगाही भी कर लेता है और उसके बाद भी सर्विसेज आपको नहीं मिलता है, वैसे केसेस में क्या आप कंज्यूमर फोरम में जाके वहां पे वो केस जीत सकते हैं, वहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, यही जानने की आप कोशिश करेंगे। क्या डेवलपर ऐसा बोल सकता है, अगर आपने लीज पे लगा दिया वो प्रीमाइसेस को, जो आपने फ्लैट लिया हुआ था, जो यूनिट लिया हुआ था, और डेवलपर बोलेगा नहीं आप कंज्यूमर फोरम में जा रहे हो, वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपने तो लीज पे लगाया हुआ है। और कंज्यूमर फोरम जैसे अलग अलग फोरम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट फोरम होता है, और नेशनल फोरम भी होता है। वहां जाने के बाद आपके रिड्रेसल वगैरह नहीं हो पाता है। क्या ऐसा होगा जहां पे कंज्यूमर जो अथॉरिटी है, जो फोरम है, वो मना कर देगा और वो बोलेगा कि नहीं, ये सेक्शन 2D का एक जो क्लॉज है उसके हिसाब से, 21D के हिसाब से आपका ये बैठता नहीं है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए आएगा, तो आपको हम आपके फॉर्म में कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो आप कंज्यूमर फोरम में आपका आने का बनता ही नहीं है, इसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा या उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो मैटर है, बहुत रिसेंट है, विनीत बहरी वर्सेस MSMGF डेवलपर्स लिमिटेड। तो इसमें क्या है, जो अपेलेंट है और यहाँ पे रेस्पोंडेंट है। रेस्पोंडेंट कौन है? रेस्पोंडेंट है डेवलपर। अपेलेंट कौन है? जो एग्रीड है, जिन्होंने फ्लैट खरीदा हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लेन इनको NCDRC मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास फाइनली जो फ्लैट परचेजर है या जो यूनिट परचेजर है उनको वहां पे जाना पड़ा, क्योंकि जब रिजॉल्व नहीं हुआ डेवलपर के लेवल पे, तो वहां पे उन्हें अप्रोच करना पड़ा, और फ्लैट की कीमत के हिसाब से या जहां पे गुड्स की सर्विसेज की कीमत के हिसाब से आप अलग अलग फोरम्स में जा सकते हो, रेस्पेक्टिवली उतने अमाउंट के हिसाब से। वो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, और नेशनल हो सकता है। यहाँ पे तो मैटर नेशनल फोरम में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास गया हुआ है। ऑलराइट, तो कंप्लेन क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक जो हमने डिस्कस किया कि MGF डेवलपर्स लिमिटेड, इन्होंने एक विला, द विला करके इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एट द विलेज ऑफ, ये गुड़गांव में कहीं पे 2005 में इन्होंने किया। 2008 में पोजीशन मिलना को जाना चाहिए था, मगर ये होते होते लेट हो गया, और ये मिलने में ऑलमोस्ट काफी लेट होने के बाद 2015 तक इनको पोजीशन मिला। और इस बीच में इन्होंने अलग अलग डिमांड्स वगैरह भी किए, कि कभी 11 लाख की डिमांड की, फिर उसके बाद अलग अलग प्रीटेक्स्ट, मतलब इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए करके उन्होंने अलग अलग, कभी फिक्सचर्स के लिए चाहिए, कभी किसी और चीजों के लिए चाहिए करके अलग अलग वो पैसे भी इन्होंने लिया फ्लैट परचेजर से। और तो ड्यू डेट ऑफ द पोजीशन एक्सपायर्ड होने के बाद रेस्पोंडेंट यूनिलेटरली चेंज लेआउट प्लान ऑफ द टावर सी, जो टावर सी में इनको अलॉटमेंट हुआ था, मगर इन्होंने बिना बताए फ्लैट बायर्स को वो भी चेंज किया। किसने? डेवलपर ने चेंज किया, और उसको छोड़ के अलग अलग टाइम में अलग अलग पैसों की डिमांड भी किए
एंड फ्लैट परचेज जब जो हम यहाँ पे डिस्कस करने विनीत दारी साहब, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए वो सारी पैसे भी देने लगे, सारे कंप्लायंसेस भी ये करने लगे। ठीक है, अब फिर क्या होता है 2017 में ये क्या करते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं और बोलते हैं कि ये अलीज करते हैं कि डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि इन्होंने अलग अलग टाइम में अलग अलग पैसे अनवांटेडली या अनजस्टिफाइडली इनके हिसाब से इन्होंने वसूली किया हुआ है, जिसके हिसाब से उनको वो सर्विसेज नहीं मिली हुई है और ये सारे पैसे भी भुगतान करते रहे। तो द अपेलेंट डिपॉजिटेड बुकिंग अमाउंट, पहले तो उन्होंने दे दिया, अलॉट कर लिया इन्होंने फ्लैट, जब ये निकला हुआ था ये जो प्रोजेक्ट है द विला गुड़गांव में। ठीक है, और फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट वगैरह इन्होंने एग्जीक्यूट वगैरह भी कर लिया और उसके हिसाब से फिर उन्होंने जब जब जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो दे दी। अब मैटर जब ये 2017 में NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास में जाता है, इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया ये बोलते हुए कि भाई साहब ये जो है ये एप्लीकेबल यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये फ्लैट को लीज पे चढ़ा दिया है जो कि कमर्शियल यूज है और सेक्शन 21D के हिसाब से कंज्यूमर एक्ट के 1986 के ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यहां से रिलीफ लेके नहीं जा सकते हो। तो जब इन्होंने ऐसे बोल दिया NCDRC ने, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या कहना है वो हम आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है मियर एक्ट ऑफ परचेजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे एक खरीदो, दो खरीदो या इतने भी खरीदो, मल्टीपल भी अगर आप खरीद रहे हो, कैन नॉट इप्सो फैक्टो अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, एक्सक्लूजन क्लॉज है उसके अंदर है कि ये कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो। ठीक है, एक्सक्लूड द बायर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट। प्रूव कौन करेगा? रेस्पोंडेंट करेगा, जिसके अगेंस्ट में NCDRC के पास आप गए हो या आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, तो रेस्पोंडेंट जो मना कर रहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये कमर्शियल यूज है, क्योंकि आपने लीज पे चढ़ा दिए हो, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा जो मना कर रहा है। ठीक है, तो द डोमिनेंट पर्पस बिहाइंड सच पर्पस वाज द कमर्शियल इन नेचर। मतलब जब आपने खरीदा था तब से ही आपका जो इंटेंशन था, आपने इसी चीज के लिए खरीदा था, रेसिडेंशियल नहीं, रहने के लिए नहीं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, या लाइवलीहुड के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल यूज के लिए ही खरीदा था। अगर ये रेस्पोंडेंट प्रूव कर दे तभी वो एक्सक्लूजन क्लॉज जो है सेक्शन 21D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एप्लीकेबल होगा। और ये केस टू केस पे भी डिपेंड करता है। ओनर्स आर प्रूविंग दैट द appellant falls within the exclusion clause 21D of 1986 Act falls upon the respondent and respondent इसमें फेल हुआ है, मतलब डेवलपर यहाँ पे फेल हुआ है, ये प्रूव नहीं कर पाए हैं। Alright, the question of what constitutes commercial purpose is a question of fact to be decided in circumstances। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से ये डिसीजन हो सकता है, कंसिडर हो सकता है। यूनिफॉर्मली इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ब्लैंकेटली इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इंस्टेंसेस ऑफ ईच केस बेस्ड ऑन द पर्पस टू विच द गुड्स और द प्रॉपर्टीज वेयर परचेज्ड। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि इन्होंने, ठीक है आपके पास सेक्शन 21D के अंदर ये है कि आप इसे कमर्शियल यूज अगर कर रहे हो तो ये आप NCDRC वगैरह वहां पे नहीं आ सकते हो, वहां पे रिलीफ नहीं मांग सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से नहीं कर सकते हो। मगर वहां पे आपके पास में एक एक्सक्लूजन क्लॉज भी है
कि आप अगर उसे लाइवलीहुड के लिए यूज कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो, मतलब अपनी आजीविका के लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसे चीज वहां पे वैलिड होगा, वहां पे एंटरटेन किया जा सकता है। और इस केस में भी जैसे उन्होंने लीज पे चढ़ाया हुआ है, उनको जो भी अमाउंट वगैरह जो भी आता होगा, सो इट इज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 21D की जो बात हो रही है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा और एनसीडीआरसी को ये एंटरटेन करना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसे एनसीडीआरसी भेजा और एनसीडीआरसी इसी गाइडलाइंस पे इसको कंसिडर करते हुए एक्सेप्शन का जो क्लॉज है सेक्शन 21D के अंदर, कमर्शियल यूज तो ठीक है, वो तो है ही, मगर जहां पे एक्सक्लूजन की क्लॉज है वो भी उसे कंसिडर करते हुए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड को अपना डिसीजन दे करके वहां से भेजा गया। तो ये हमारे लिए एक प्रेसिडेंस है, हमारे लिए एक गाइडलाइन है कि इसके बेस पे जहां जहां पे भी ऐसी चीजें किसी भी डेवलपर अगर कर रहा है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और सेक्शन 21D का यूज कर सकते हैं। और लाइवलीहुड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप वो प्रीमाइसेस को यूज कर रहे हैं, उस यूनिट को यूज कर रहे हैं, उस फ्लैट को यूज कर रहे हैं, तो इस क्लॉज में आप बैठोगे और आपको रिलीफ देना ही पड़ेगा कंज्यूमर फोरम को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल लेवल पे हो। कंज्यूमर फोरम ऐसे कमीशन इसको मना नहीं कर सकती है। ऑलराइट, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।